आजकल सोशल मीडिया के ऊपर राजपूत समाज को गालियां देने का एक ट्रेंड सा चला हुआ है। कोई मुगल पूत कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई उनको अंग्रेजों का गुलाम कहेगा, कोई कुछ कहेगा। और आज तक जो भारत के अंदर जो विदेशी सत्ताएं यहाँ पर स्थापित हुई, उनको स्थापित करने का जो ठीकरा है वो राजपूतों के सिर पे फोड़ा जाता है। लेकिन वो लोग ये नहीं देखते कि कितनी सदियों तक राजपूत इन विदेशी आक्रांताओं से लड़ते रहे। लेकिन आपने क्या किया? और मुझे इस बात की कोई सफाई भी नहीं देनी, लेकिन इस मामले के अंदर इतिहासकार क्या कहते हैं, जिन्होंने पूरे घटनाक्रमों का पढ़ा है, पूरा इतिहास पढ़ा है, सारे युद्धों के बारे के अंदर उन्होंने रिसर्च किए, वो लोग क्या कहते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास ये किताब है दिल्ली सल्तनत, ये तराइन से पानीपत तक, और इसके लेखक हैं डॉक्टर गणेश प्रसाद बरनवाल। तो ये राजपूत भी नहीं है। अब ये बरनवाल क्या कास्ट होती है मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने लिखा है और ये इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं, पीएचडी इन्होंने की हुई है। चूँकि डॉक्टर लगा है तो जाहिर है कि इन्होंने पीएचडी की है। तो ये क्या कहते हैं, देखिए, ये इन्होंने अपनी इस पुस्तक के अंदर लिखा है कि जैसे ये जो निजामी जैसे लोग हैं, उन्होंने जो भारतीयों की जो पराजय का जो निष्कर्ष निकाला, तो वो उन्होंने उसकी यहाँ की जो दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है उसको माना। लेकिन अन्य इतिहासकारों ने भी इन पराजयों के ऊपर विश्लेषण किए हैं और सब ने अपने अपने मत दिए। अब ये देखिए, डॉक्टर मजूमदार ने जो लिखा है, उस समय की जो उस टाइम का जो समाज था उसकी जो मानसिकता के बारे में लिखा है। वो क्या लिखते हैं डॉक्टर मजूमदार कि विदेशियों के विरुद्ध हिंदी जनता में कोई विद्रोह नहीं था और उनके विस्तार को रोकने के लिए कोई सामूहिक प्रयास भी नहीं किया गया। जब आक्रांता उनकी यानी हिंदुओं की लाशों पर संचलन करता था, तब भी एक निर्जीव की भांति निश्चेष्ट भारतीय इसे देखते रहते थे। मतलब राजपूत लड़े मरे, और जब जनता के ऊपर जो अन्य जो यहाँ की जो प्रजा थी उनको जब ये विदेशी आक्रांताओं ने कुचला, तब यहाँ के लोगों ने किसी ने कोई हथियार नहीं उठाए, उन्होंने सामूहिक तौर के ऊपर कोई प्रतिरोध नहीं किया, सिर्फ ये छोड़ दिया कि राजपूत लड़ेंगे, ये जाने इनका काम जाने। अब आगे ये जो डॉक्टर गणेश बरनवाल खुद ये लिखते हैं कि ये जो भारत जो है गुलाम हुआ, ये इसके पीछे एक मानसिकता क्या थी उस समय समाज की। तो ये कहते हैं कि कौ नृप होई हमें का हानि, ये भाव यहाँ की प्रजा में था। कौ नृप होई हमें का हानि का भाव सर्वथा नवीन स्थिति को स्थापित करने में योगदान करता है। राजनीतिक चेतना शून्यता इस काल के समाज की जानलेवा दुर्बलता थी। ऐसे में राजनीतिक डकैतों के हमलावर गिरोहों का भारत कब तक शिकार न होता। मतलब डॉक्टर बरनवाल जी कहते हैं कि ये जो लाइन है ना, को नरफ होई हमें का हानि, मतलब कोई भी राजा हो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और यही जो यहाँ के लोगों की जो मानसिकता थी, यही भारत को गुलाम होने के लिए उसका सबसे बड़ा कारण था। अब ये देख लीजिए, प्लासी के युद्ध के अंदर थोड़े से अंग्रेज़ थे, लेकिन प्लासी के युद्ध के अंदर जीत करके जब अंग्रेज़ वहाँ पे शहर में घुसे तो लोगों ने उनका फूलों से स्वागत किया। और वो ये समझ लीजिए कि अंग्रेज़ों से देश को गुलाम करने की वो उस दिन नींव डाल दी। यदि उस वक्त अंग्रेज़ों के जो सैनिक थे उनके ऊपर यहाँ की भारतीय जनता जो एक एक पत्थर भी फेंकती, तो वो 300-400 लोग थे उनको मार भगाती। लेकिन यहाँ तो ये नहीं कि कोई भी राजा हो हमें क्या फ़र्क पड़ना है, हमें तो अपना काम करना है, अपनी खेती बाड़ी करनी है, अपने ढोर डंगर पालने हैं, अपना व्यापार करना है। लड़े मरे तो राजा मरे, जो भी राजा, मैं ज़रूरी नहीं है कि राजपूत राजा ही थे, कई जातियों के राजा हुए हैं, जाट भी हुए हैं, यादव भी, अहीर भी हुए हैं, राजा हुए हैं। तो लड़ने वाले राजा लड़े, जनता को कोई मतलब नहीं, हम तो सुरक्षित बैठे हैं जी घर पे। हाँ, अब उनके जो वंशज हैं वो ज़रूर जो हार का ठीकरा है या जो गुलाम हुए उसकी जिम्मेदारी राजपूतों के ऊपर डाल देते हैं। अब ये आगे देखिए, आगे क्या लिखते हैं बरनवाल जी ने। इनका बलवन, अलाउद्दीन और इस तरह के जो बड़े बड़े अलाउद्दीन जैसे जो ताकतवर जो बादशाह थे उनका उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि बलवन अलाउद्दीन जैसे 2-4 सुल्तानों को छोड़कर राजधानी के निकटस्थ हिंदू विद्रोहियों, बागियों या डाकुओं के सशस्त्र निरंतर प्रतिरोध से दिल्ली के सुल्तान और उनकी रक्षित व्यवस्था कभी चैन की सांस नहीं ले पाए। मतलब डॉक्टर बरनवाल जी लिखते हैं
कि जब वहाँ पे मान लीजिए मुगलों का राज था या अन्य मुसलमानों का राज था, तो एक बलबन और अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ करके कोई भी बादशाह ऐसा नहीं हुआ जिसने दिल्ली की रक्षा के लिए वो आराम से बैठ गए हो, चांद चैन से बैठ गया हो। दिल्ली तक जो हिंदू जो विद्रोही थे या राजपूत विद्रोही होते थे या हिंदुओं की किसी भी जाति के जो विद्रोही थे, वो दिल्ली तक पहुंचते और वहाँ पर जा कर के वो अपना मारकाट मचाते, लूटपाट करते, लेकिन ये उसको कभी ढंग से रोक नहीं पाए। जबकि अपने कथित अनेक दोषों के बावजूद राजपूतों ने कितने दिन तक रणथंभौर, चित्तौड़ आदि को तुर्कों के अधीन रहने दिया। ये मैं नहीं, ये बरनवाल जी लिख रहे हैं कि बेशक राजपूत हार गए हों, उन्होंने रणथंभौर हार गए, चित्तौड़ हार गए, लेकिन उनके पास कितने दिन रहने दिया। वापस भी तो राजपूतों ने ही छीना, किसी दूसरे ने नहीं छीना। उनको हरा करके लिया, युद्ध में हरा करके लिया, कोई खैरात में नहीं लिया। तो अब ये लिखते हैं कि डॉक्टर निजामी साहब का ये आरोप कि सैनिक सेवा राजपूत अथवा क्षत्रियों तक सीमित रहने का भारी मूल्य भारतीयों को चुकाना पड़ा। ये निजामी जैसे लोग जिन्होंने भारतीय इतिहास को बिगाड़ा है वो तो यही लिखेंगे। लेकिन बरनवाल जी कहते हैं कि ये निजामी साहब का ये जो आरोप है ये उचित नहीं जान पड़ता। तत्कालीन देश के राजनीतिक मानचित्र में यादवों के राज्य का अस्तित्व ये साक्ष्य देता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय के अतिरिक्त पिछड़े वर्ग को भी राजनीति में भाग लेने का अथवा अपनी भूमिका निर्वाह करने का अवसर था। सैनिक सेवा किसी वर्ण उपवर्ण के लिए प्रतिबंधित थी, इसका कोई ठोस प्रमाण इतिहास में नहीं मिलता। भाई जाटों के भी राज थे, अहीरों के भी राज थे, उधर जो गोंड आदिवासी थे उनके भी राज थे, कई जातियों के यहाँ पर शासन थे। तो कौन कहता है कि युद्ध के अंदर लड़ने के लिए दूसरी जातियों को, जैसे एक बार अटल जी ने कहा था ना संसद में या कहीं पे कि साहब वो सिर्फ राजपूतों के अलावा या क्षत्रियों के अलावा किसी को लड़ने का अधिकार नहीं था। भाई क्यों नहीं था, हर कोई लड़ता था। इवन मैं जो पीछे का जो मध्यकालीन का जो मैं इतिहास पढ़ता हूँ राजपूतों का, तो हमारे पूर्वजों के साथ में आज जो अनुसूचित जातियों के अंदर जो जातियाँ आ गई है, जैसे बलाई है, नाइक है, ये कई जातियाँ जो आज अनुसूचित जाति में गिनी जाती है, इनके योद्धा भी युद्धों के अंदर साथ जाते थे और अपना बलिदान देते थे और अपनी बहादुरी दिखाते थे। तो उनको हथियार उठाने का अधिकार था, तब भी तो वो जाते थे ना साथ में। तो ये आरोप ये बिल्कुल गलत है कि भाई सिर्फ ये राजपूतों का ही दायित्व था कि उन्हीं की वजह से या उन्हीं की जिम्मेदारी है कि उनकी वजह से देश गुलाम हुआ। देखिए आगे ये बरनवाल जी लिखते हैं कि राष्ट्रीय संकट की घड़ी में रूढ़ वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत भारत के बुद्धिजीवी ब्राह्मण, वैश्य और कथित शूद्र समुदाय अपनी अधिक सक्रिय भूमिका से संघर्षरत राजपूतों का मनोबल बढ़ाते, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता ऐसे समय में रहती है। यानी जब युद्ध होता है तो सैनिकों का मनोबल, जो वर्ग लड़ रहा है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए दूसरे वर्गों की भी जिम्मेदारी है। और ये लोग बजाय अपने अपने धंधों में व्यस्त रहने के यदि ये राजपूतों का साथ देते और उनका मनोबल बढ़ाते तो आज इतिहास कुछ और होता। ऐसा करके वे अपनी राजनीतिक चेतनाशीलता का परिचय देते। तो बरनवाल जी कहते हैं कि जो हरका ठीकरा सिर्फ राजपूतों पे फोड़ा जाता है। आज ये लोग गालियां दे देते हैं, ये जो गालियां लिखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इस वीडियो के अंदर भी नीचे आएंगे कुछ ऐसे ही तत्व आएंगे जो गाली गलौज करेंगे। तो मैं तो उनसे यही पूछना चाहता हूं कि भाई ठीक है, राजपूतों ने कुछ भी किया हो, लेकिन तुम्हें तो बचाया। आज तुम हिंदू हो तो राजपूतों के दम पर हो। यदि राजपूत नहीं होते तो आज तुम्हारा भी धर्म परिवर्तन हो चुका होता और तुम पता नहीं क्या क्या आगे पीछे अपने टाइटल लगाए घूमते रहते। लेकिन आज जो तुम गर्व कर रहे हो हिंदू होने पे या अपनी जाति के ऊपर गर्व कर रहे हो, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का अहम योगदान था। इसलिए ये मुगलपूत और ये इस तरह की जो गालियाँ हैं वो मत दो। तुम्हें अपना जो इतिहास क्रिएट करना है या रचना है वो एक अलग बात है, वो अलग मैटर है, लेकिन ऐसे गालियाँ देने से तुम्हारा गौरवशाली इतिहास नहीं बनना। धन्यवाद।